नमस्कार। आज हम सुनील खिलानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब द आइडिया ऑफ इंडिया को डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसी किताब है जिसने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि आखिर इंडिया है क्या, और हम इसके कोर आर्ग्यूमेंट्स को, इसके मूल तर्कों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले लेखक कौन है? सुनील खिलानी, जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के एक जाने माने प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये किताब 1997 में पब्लिश की थी, ठीक तब जब इंडिया अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे कर रहा था। अब ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त पूरा देश आत्ममंथन कर रहा था और इसलिए उनके आर्ग्यूमेंट्स का असर और भी गहरा हुआ। तो खिलानी का सबसे मूल तर्क क्या है? वो कहते हैं कि इंडिया एक पॉलिटिकल इन्वेंशन है, यानी एक राजनीतिक आविष्कार। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया कोई हमेशा से चली आ रही एक पहचान वाली चीज़ नहीं थी जो किसी एक धर्म या नस्ल पर टिकी हो, बल्कि उनके मुताबिक इंडिया एक आइडिया है, एक विचार है जिसे एक मॉडर्न लोकतांत्रिक स्टेट ने, एक डेमोक्रेटिक राज्य ने जोड़कर रखा हुआ है। ये एक बहुत ही अलग और रैडिकल सोच। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को ठीक से समझने के लिए हम इसको कुछ हिस्सों में तोड़ेंगे। हम शुरू करेंगे लेखक और उनके मूल विचार से, फिर हम उनके 3 स्तंभों यानी पिलर्स को समझेंगे। पहला डेमोक्रेसी, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा शहरों का रोल। उसके बाद हम सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि आखिर इंडियन कौन है, और आखिर में हम देखेंगे कि ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलानी कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया की नींव एक इम्प्रोवाइजेशन थी। मतलब ये पहले से सोची समझी चीज नहीं थी, बल्कि एक अनोखा और हिम्मत वाला प्रयोग था। और इस प्रयोग के मुख्य आर्किटेक्ट यानी इसके निर्माता वो जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। नेहरू ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो अपने अतीत से बिल्कुल अलग एक नया रास्ता बनाएगा। अब आते हैं खिलवानी के पहले पिलर पर, इंडिया की डेमोक्रेसी। वो इसे एक अनलाइकली डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब एक ऐसा लोकतंत्र जिसके सफल होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। दुनिया भर में लोगों को शक था कि ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब हो पाएगा भी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। उस समय वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी ये मानती थी कि डेमोक्रेसी के लिए देश का अमीर और पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन इंडिया ने ठीक इसका उल्टा किया। हमने एक गरीब और बड़ी हद तक निरक्षर समाज को यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दे दिए, यानी सबको वोट देने का अधिकार। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं उठाया गया। तो इस अनोखे एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला? देखिए, 3 मुख्य चीजें हुई। पहला, डेमोक्रेसी को ऊपर से थोपा गया, जिसे खिलानी एक इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी यानी एक बौद्धिक वर्ग कहते हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी वर्नैक्युलराइज्ड हो गई। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र ने स्थानीय सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढाल लिया। लोग अब किसी आइडियोलॉजी या पॉलिसी के आधार पर वोट नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी जानी पहचानी समुदाय और जाति की लकीरों पर वोट दे रहे थे। और तीसरा, पॉलिटिक्स समाज में आगे बढ़ने का यानी सोशल मोबिलिटी का सबसे बड़ा रास्ता बन गई। इसकी वजह से चुनावों में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खिलानी के दूसरे पिलर पर, जिसे वो टेम्पल्स ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। ये सेक्शन मॉडर्न इंडिया के आर्थिक विजन पर फोकस करता है और इसमें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी केंद्रीकृत योजना और राजनीतिक सच्चाइयों के बीच का तनाव साफ दिखता है। नेहरू का ये मशहूर कोट, डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी बांध और कारखाने ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं, इस विजन को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका सपना था एक ऐसा देश जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिकरण से आगे बढ़ेगा। और इसी विजन से लाइसेंस राजयोग का जन्म हुआ। इसका लक्ष्य यानी गोल था सरकार द्वारा उद्योगीकरण को बढ़ावा देना, और इसकी सफलता ये थी कि इसने एक हैवी इंडस्ट्री बेस यानी भारी उद्योगों का आधार तैयार किया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विफलता ये थी कि इसने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी नएपन और उद्यमिता का गला घोंट दिया। लगभग हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत ने देश की प्रगति को बहुत धीमा कर दिया। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, द अर्बन एक्सपेरिमेंट यानी शहरी प्रयोग। खिलानी के लिए शहर ही आधुनिक भारतीय नागरिकता की असली प्रयोगशाला है। ये वो जगह है जहां अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहना सीखते हैं और जहां आधुनिकता की लड़ाई लड़ी जाती है। शहरों को लेकर इंडिया के नेताओं के विचार बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे गांधी, जो मानते थे कि इंडिया की आत्मा उसके गांव में बसती है। इस सोच को खिलानी विलेज रोमांटिसिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता थे जो गांव को स्थानीयता और अज्ञानता का गढ़ मानते थे और शहरी आधुनिकता के पक्ष में थे। इस टकराव के 2 सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं चंडीगढ़ और बॉम्बे। चंडीगढ़ एक प्लान्ड, तर्कसंगत शहर है जिसे पुरानी पहचानों को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर है बॉम्बे,
यानी आज का मुंबई, एक ऑर्गेनिक, अराजक, पूंजीवादी शहर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का भी केंद्र है, और कट्टर स्थानीयता यानी नेटिविज्म का। तो अब हम द आइडिया ऑफ इंडिया की बहस के अहम हिस्से पर आ गए हैं, राष्ट्रीय पहचान का सवाल। आखिर भारतीय होने का मतलब क्या है? ये खिल्लानी की किताब का सबसे जरूरी और सबसे विवादित हिस्सा है। यहाँ पर इंडिया के दो अलग अलग विजन आपस में टकराते हैं। पहला है नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, जो पहचान को नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर आधारित मानता है। ये मानता है कि भारतीय पहचान कॉम्पोजिट है, मतलब मिलीजुली है, लेयर्ड है, मतलब उसकी कई परतें हैं, और प्लूरलिस्ट है, यानी बहुलवादी है। इसके विपरीत है हिंदुत्व नेशनलिज्म, जो पहचान को संस्कृति और धर्म के जरिए परिभाषित करता है और एक हिंदू ईथॉस पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। तो सवाल उठता है कि दशकों पहले लिखी गई ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों है? जवाब यह है कि खिल्लानी का आइडिया ऑफ इंडिया आज ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट यानी प्रासंगिक हो गया है। इस किताब का एक संतुलित विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इंडिया को समझने का फोकस संस्कृति से हटाकर राजनीति पर ले आती है। लेकिन इसके आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये किताब हद से ज्यादा नेहरू सेंट्रिक है, यानी नेहरू पर केंद्रित है, और एक एलीट टॉप डाउन नजरिया पेश करती है जिसमें आम लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया गया है। इस किताब की भविष्यवाणी करने की शक्ति कमाल की है। जिस मूल संघर्ष की पहचान खिल्लानी ने 1997 में की थी, यानी एक प्लूरलिस्ट बहुलवादी विचार और एक धार्मिक राष्ट्रवादी विचार के बीच का संघर्ष, वो ही आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। द आइडिया ऑफ इंडिया का आविष्कार 1947 में हुआ था। क्या आपको लगता है कि अब उस आइडिया का पुनराविष्कार यानी उसे रीइन्वेंट किया जा रहा है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।